नमस्कार दोस्तों, टेक लीगल इन्फो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे डीपीसी यानी ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर बेयर एक्ट या स्टैट्यूट पे बेस्ड नहीं है, लेकिन एक जनरल कंसेप्चुअल विषय है जो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन और लॉज को आपस में समाये हुए है, अपने में समेटे हुए है। और इसका एक वाइवा भी होता है। तो जैसे कि जब एग्जाम का टाइम करीब आ रहा है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये आपके वाइवा में भी काम आएगा, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग में भी काम आएगा, आप रिटन थ्योरी में भी काम आएगा, और बाद में अगर कोई आप जुडिशियल एग्जाम या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कल को प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो सब जगह आपका बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राफ्टिंग? की ड्राफ्टिंग क्या होती है? तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो ये है कि एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। सिंपल, कि जब लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है तो उसका जो एक्ट होता है या जो प्रोसेस होता है उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो जो एक एडवोकेट होता है वो एक बहुत अच्छा क्राफ्ट्समैन भी होता है। क्राफ्ट्समैन समझते हैं ना, कलाकार। तो ड्राफ्टिंग एक कला भी है, मतलब उसमें लीगल नॉलेज तो चाहिए, टेक्निकल नॉलेज आपको अपने फील्ड से रिलेटेड, लेकिन उसके साथ में एक कला है, क्योंकि एक ही चीज को बहुत तरीकों से कहा जा सकता है और उस कहने के ऊपर ही कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इस ड्राफ्ट जैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके प्लॉट है, आपने उसमें मकान बनाना है, तो आपकी सेम जगह है, सेम आप पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है कि उस जगह का नक्शा कैसे बनाता है, तो उससे आपके पूरे मकान की लुक बदल जाएगी। तो ऐसे ही जब कोई केस प्रिपेयर की जाता है या कोई डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर किया जाता है, एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है, तो फ्यूचर में उसको कैसा उसका शेप होगा वो सारा ड्राफ्टिंग पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सीमिंगली बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्ट है, और जो टाइम के साथ ही आपको आता है, तो आपको इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्लीडिंग? प्लीडिंग क्या होती है? प्लीडिंग्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द पार्टीज इन अ लीगल एंड प्रॉपर मैनर। दोनों पक्ष जो रिटर्न में जो देते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, उसको प्लीडिंग्स कहा जाता है। आप जानते हैं हर एक केस में दो पक्ष होते हैं, प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है। जो प्लेंटिफ जो लिख के देता है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है, उसको प्लेंट कहते हैं, और जो डिफेंडेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। प्लेंट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, कॉज ऑफ एक्शन होता है कि किस कारण से ये प्लेंट लगाई गई है, जो कॉज ऑफ एक्शन क्यों अराइज हुआ, क्यों ये प्लेंट लगानी पड़ी। और जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है डिफेंडेंट की तरफ से, उसमें ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्वेंसिंग क्या होती है? कॉन्वेंसिंग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर इन द करंट और फ्यूचर टाइम। यानी कि जब एक जीवित व्यक्ति, यहाँ ये जीवित व्यक्ति बहुत जरूरी है, यदि वो मृत व्यक्ति यानी विल या जिसके वसीयत कहते हैं उसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, तो वो कॉन्वेंसिंग में नहीं आएगी। तो मूवेबल या इमूवेबल, हालांकि ज्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे फोकस किया जाता है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है कॉन्वेंसिंग में। तो अगर करंट में यानी कि अभी के टाइम पे या फ्यूचर के टाइम में एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, और वो कैसे देता है उसके कई मोड्स होते हैं, उसमें सारे यहाँ मेंशन नहीं किए क्योंकि ये ब्रीफ में दिया हुआ है। तो इसमें सेल हो सकती है, मॉर्टगेज हो सकता है, लीज हो सकती है, गिफ्ट हो सकता है, और कई तरह के ट्रांसफर्स हो सकते हैं। तो ये सारे मोड्स ऑफ कन्वेंसिंग है। क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग क्या होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कि आपको अपनी बात प्रिसाइजली कहनी है, घुमा फिरा के नहीं कहनी है, और जितने एग्जैक्ट वे में कहनी है वैसे आपको कहनी चाहिए। इसके साथ जुड़े होते हैं क्लैरिटी और ल्यूसिडिटी। क्लैरिटी बेसिकली, ल्यूसिडिटी सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब जो आपस में इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं। तो क्लैरिटी का मतलब है कि जो लिखा है वो सामने वाले को क्लियर होना चाहिए। मान लें आपने ऐसा कोई पैराग्राफ या सेंटेंस लिखा है कि सामने वाले को या जज साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें क्लियर नहीं है, जो उसमें ल्यूसिड नहीं है। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर, मतलब उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, हैपेजर्ड वे में नहीं होना चाहिए कि सिर इधर लगा दिया, पैर उधर लगा दिया। जैसे आप, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बंदे का आपने फोटो बनानी है, तो धड़ बनाएंगे उसका, पहले चेहरा बनाएंगे, धड़ बनाएंगे, टांगे बनाएंगे, सब मतलब उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, कि पहले जो भी उस पर फॉर्मेट दिया गया है शेड्यूल में, उस हिसाब से होना चाहिए। और फिर आता है उसका लैंग्वेज। उसमें लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, तो उसकी लैंग्वेज के यूज करने के कुछ नियम होते हैं, जिसके फॉलोअर्स 5 रूल्स कहते हैं हम उसको, प्रेफर्ड लैंग्वेज का। तो ये फॉलोअर के 5 रूल ऐसे हैं कि क्या है कि फेमिलियर वर्ड टू फार फेस्ट वर्ड, यानी कि जो वर्ड हमें फेमिलियर आम यूजेज में आते हैं उनको ज़्यादा यूज करना चाहिए, बजाय कि जो इस वर्ड को कभी किसी ने सुना ही नहीं है। इसमें मेरे को इंटरेस्टिंग एक बात याद आती है। आपने वो बहुत फेमस है, उनकी बाहर ही शायद पढ़े हुए हैं, और उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश पे पकड़ है, और वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि हम जैसों को तो समझ ही नहीं आएगी। तो वैसे वर्ड्स आपने नहीं लिखने हैं, अपने फेमिलियर वर्ड्स लिखने हैं।
कॉन्क्रीट वर्ड टू एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है कि जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जनरल सा वर्ड जिसमें बहुत कुछ कवर हो सकता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है वही एग्जैक्ट आ गया, जैसे प्रिसाइज हो गया, तो वो यूज करना है। सिंगल वर्ड टू सर्कम लोकेशन लोक्यूशन, इसका मतलब ये है कि वही सेम वर्ड, अगर बहुत ज्यादा वर्ड्स को आप सिंगल वर्ड में कह सकते हैं तो उसको आपको कहना है। अगर दो वर्ड्स यूज हो सकते हैं, एक शॉर्ट है लॉन्ग है, तो आपको शॉर्ट वाला वर्ड यूज करना है। सेक्शन वर्ड ओवर रोमन वर्ड मतलब, ये आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जो सेक्शन वर्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर तरह के होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं प्रोनाउंस करने। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वर्ड है हेल्प, तो एक वर्ड है असिस्ट। तो हेल्प को सेक्शन वर्ड में गिना जाता है और असिस्ट को रोमन वर्ड में। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कई वर्ड्स में डिफिकल्टी लेवल काफ़ी फर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको सेक्शन वर्ड्स यूज़ करने हैं। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो मेरे ख्याल आप सबको पता ही होगा। एक्टिव वॉइस का मतलब है कि मैं वहाँ गया, वो एक्टिव वॉइस होगी। तो मेरे द्वारा वहाँ जाया गया, तो वो पैसिव वॉइस होगी। ये खैर ग्रामर का अलग विषय है, लेकिन आप सब अपना कॉलेज पास करके आए तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता ही होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ड्राफ्टिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्लीडिंग के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। प्लीडिंग के एसेंशियल एलिमेंट्स ये आप सामने देख पा रहे हैं। पहले सबसे पहली बात है कि आपको सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं, प्लीडिंग में लॉ नहीं बताना है। फैक्ट्स जो होते हैं वो मटेरियल होने चाहिए और उसमें कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड करना, यानी कि कोई इसको आपको प्रूफ नहीं देना है, कोई एविडेंस नहीं देनी है। वो बाद में कोर्ट का काम है, वो सब डिसाइड करेंगे। और आपको फुल पर्टिकुलर्स देने हैं प्लेंट से, या जो भी रिटन स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उसमें पूरे पर्टिकुलर देने चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें वेरिफिकेशन और सिग्नेचर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्लेंट के कंटेंट्स कहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ऑब्वियसली बात है कि ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में मेंशन किए गए, लेकिन उसमें कौन सी जगह मेंशन किए गए हैं अगर आप ये बता देंगे तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। अगर आप उसमें पूछा गया है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आप नहीं बता सकते। लेकिन अब रिटन आंसर टाइप है तो आप में ये जानकारी लिखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये ऑर्डर 7 रूल 1 में दिया गया है। हालांकि इसमें अगर पूरी तरह से देखा जाए तो डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो रूल्स 2 to 8 में भी कवर है, लेकिन ज़्यादातर उसमें जो पॉइंट्स हैं वो रूल 1 में कवर हो जाते हैं। बाकी रूल्स 2 to 8 में, हाँ अगर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 1 to 8। लेकिन ये मैंने आपका जो उसमें डिवीजन किया है जो आपको समझाने के लिए किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कंटेंट्स है ऑर्डर 7 रूल 1 की हमने बात करी थी, तो उसमें क्या कंटेंट्स दिए गए हैं जो प्लेंट में होने चाहिए सीपीसी के अनुसार। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट का नाम होना चाहिए ऑब्वियसली, और जो प्लेंटिफ है उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सब होना चाहिए। और सेम चीज़ें डिफेंडेंट के लिए भी होना चाहिए। और अगर उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए अगर जो डिफेंडेंट है वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, या दोनों में से कोई भी माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसके फैक्ट्स होने चाहिए। और ये फैक्ट्स जो शो करते हैं कि कोर्ट जिसमें वो प्लेंट दाखिल की जा रही है उसका ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। और रिलीफ क्या चाहिए ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप प्लेंट फाइल करते हैं, आप कंप्लेंट कर रहे हैं किसी की, लेकिन आप रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, तो वो कंप्लेंट आपकी वाजिब नहीं मानी जाएगी, आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और अगर कोई अमाउंट सेट ऑफ या रिलिंक्विश किया गया है तो वो भी मेंशन होना चाहिए। और उसमें जो सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है, जिस जो उसमें मुद्दा उठाया गया उसकी कितनी वैल्यू है और उसकी कोर्ट फीस वगैरह वो सब उसमें मेंशन होनी चाहिए। क्वेश्चन 8 कहता है कि जो रिट्स हैं, आप जानते हैं कि रिट्स क्या होती हैं, वो इंडिया में कहाँ पे मेंशन की गई है। तो देखिए आप जानते हैं कि दो तरह की रिट्स होती हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होती है, एक हाई कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में होती है। तो वो कहाँ पे मेंशन है, वो हम जानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। लेकिन कौन से आर्टिकल हैं, तो अब देखते हैं इसको। आर्टिकल जो 32 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिट्स हैं उनके बारे में बताता है। और आर्टिकल 226 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो हाई कोर्ट्स की रिट्स के रिलेटेड पावर के बारे में हमें बताता है। क्वेश्चन 9 ये पूछता है कि टाइप्स ऑफ रिट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 5 टाइप ऑफ रिट्स होते हैं। इसमें होता है हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चुआरी एंड कोवरंटो। इसका डिटेल हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी बात से डील करता है कि टाइप्स ऑफ रिट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो बताइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेबिस कॉर्पस का मतलब है ब्रिंग अस द बॉडी और प्रोड्यूस द बॉडी। इसमें अगर कोई बंदा इलीगली डिटेन्ड है, अनलॉफुली डिटेन्ड है, तो उसको किसी पब्लिक अथॉरिटी से छुड़ाने के लिए कोर्ट हेबिस कॉर्पस का रिट इस्तेमाल करता है। और इसमें बंदा डेड और लाइव भी हो सकता है। बॉडी का मतलब है इट कुड बी डेड और इट कुड बी अलाइव।
मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। यदि यदि कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, उसको मैंडामस की रिट कहते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रिवेंट। अगर कोई कोर्ट अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर, किसी वजह से कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकने के लिए, जो प्रोहिबिट का मतलब होता है कि प्रिवेंट करना, रोकना, तो उसको प्रोहिबिशन कहते हैं। सर्शवारी उसका आगे की चीज है कि मान लो कोर्ट ने गलत कर दिया तो उसके जो पेपर्स हैं वो मंगवा के, डॉक्यूमेंट्स उसको रिव्यू करके उसको क्योर करने के लिए, उसको क्वेश करने के लिए सर्शवारी की रेट का यूज होता है। और कोवरंटो लास्ट में आता है कि आपकी जो किस अथॉरिटी, अगर कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है बंदा तो उसको पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से बैठे हो, और अगर वो पाया जाता है कि उसका टाइटल डिफेक्टिव है, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा ऑफिस। तो ये होगी 5 रेट्स हमारी। तो ये जो इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो रेट्स होती हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, और किसी और पर्पस के लिए इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रिव्यू क्या होता है। तो दोस्तों रिव्यू उस चीज को कहते हैं जब कोई जुडिशियल ऑर्डर उसको चैलेंज किया जाता है कोई नई एविडेंस के बेस पे, यानी कि कोई नई एविडेंस बाद में मिली है, पहले जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है तो हम उसको चैलेंज करते हैं, और उसी कोर्ट में जिसने वो ऑर्डर पास किया था वही उसको टेकअप करता है मैटर को, तो उसको रिव्यू कहते हैं। और जो रिव्यू का नतीजा होता है वो अपीलेबल होता है, यानी उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि रिवीजन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12। तो रिवीजन क्या होता है कि चेकिंग ऑफ द लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट बाय अ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट होता है वो अपने से जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके कोई डिसीजन होता है तो उसको वो चेक करते हैं कि वो लीगली करेक्ट है या उसमें कुछ और ऐसी गलती तो नहीं हुई है उनसे। और ये तब होता है जब उसकी जो जुडिशियल ऑर्डर है लोअर कोर्ट का उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, क्योंकि अपील होगी तो अपील में जाएंगे, फिर रिवीजन में नहीं जाएंगे। तो या तो वो पार्टीज जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं हाई कोर्ट को, या हाई कोर्ट उसको अपने आप टेकअप कर सकता है इस मैटर को। इसके बाद आता है कि रेफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13। तो रेफरेंस होता है कि जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ से या उसके जो यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ उसमें कोई डाउट है, तो अपने सीनियर कोर्ट को या अपने सुपीरियर कोर्ट को पूछता है कि भैया आप बताइए हमें इसमें कंफ्यूजन है। जैसे हमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, तो ऐसे ही जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट को पूछता है कि भैया जब सूट पेंडिंग है उस टाइम ये होता है, मतलब ऑर्डर आने से पहले, डिक्री आने से पहले होता है ये, तो इसको रेफरेंस कहते हैं। और एक होती है अपील। इसको तो आप ज़्यादातर जानते होंगे कि जब डिक्री पास हो जाती है तो जो लूजिंग पार्टी होती है, जो हार जाता है बंदा, वो उससे नेक्स्ट हायर कोर्ट जो होता है जिसके पास एपलेट अथॉरिटी होती है उसके पास जाता है कि मैं इस फैसले से, ये मेरे जो भी उसमें खामी हुई है, जो कुछ भी आया है, तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, तो उसको अपील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल है कि बेल क्या होती है, जिसे हम जानते हैं जमानत। द प्रोसेस ऑफ अक्यूज्ड बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, यानी कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल चल रहा है किसी केस का तो उसके दौरान जो अक्यूज्ड होता है उसको जेल में नहीं बंद रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि जैसे वो जो भी जो केस टू केस डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए केस शहर के बाहर नहीं जाएगा या देश के बाहर नहीं जाएगा, और या फला फला पूरा सहयोग देगा वो, या फला फला डेट को पेश होगा, वो जितने भी कंडीशन है वो उसमें मेंशन रहती हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला यह है कि इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट्स का जो रहा है, जो इसका एटीट्यूड रहा है, वो ये कहते हैं कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। कह रहे हैं कि बेल को रूल माना जाए और जेल को एक्सेप्शन माना जाए, और ये बहुत से केसेस में ये प्रिंसिपल आया है। और इसमें जो लेटेस्ट है वो प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है, जिसमें यही बोला गया था कि जेल में रखना एक एक्सेप्शन है और बेल एक रूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। देखिए बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट हम क्लेम कर सकते हैं। ज्यादातर उन केसेस में होता है जहां पनिशमेंट 3 साल से कम की हो, और ये सब जो केसेस हैं वो फर्स्ट शेड्यूल शेड्यूल में लिस्टेड है सीआरपीसी के, अब वो बीएनएसएस हो गया। लेकिन इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि बेल मिले। अगर मान लीजिए कोई रिपीट ऑफेंडर है या कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसा करने से उसको बेल देने से केस प्रभावित हो सकता है, तो बेल नहीं भी मिल सकती है। मतलब मैटर ऑफ राइट तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट को देना ही पड़ेगा, वो केस टू केस बेसिस पे देखेंगे, तो इसको बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। इसके अगेंस्ट होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें बेल मैटर ऑफ राइट नहीं होता, सिर्फ आप प्लीड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बंदा जिसने पहले गुनाह किया, अब ये दाएं बाएं सब हाथ पैर जोड़ रहा है। ज्यादातर जो सीरियस ऑफेंसेस पे लागू होता है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा होती है,
और ये सारे ऑफेंसेस भी फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए सीआरपीसी के, जो कि अब बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें दिए गए हैं। और इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन 18 पे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत सिंपल है। जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, और जो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर वो नॉन कॉग्निजेबल माना जाता है। क्वेश्चन 19 कहता है कि मॉर्टगेज क्या होता है। तो जैसे मॉर्टगेज, इसको कि गिरवी रखना कहते हैं, ये होता है कि जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे बंदे को, तो उसको मॉर्टगेज कहते हैं। और ये टोपा में कवर होता है। टोपा मानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। हालांकि टोपा एक्ट जो है वो ज्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी की भी मॉर्टगेज हो सकती है। उस केस में उसको मॉर्टगेज नहीं, हाइपोथिकेशन कहते हैं। अगर आपने कभी बाइक वगैरह कभी उस पे लिया है, किस्तों पे लिया है, तो आप अगर देखेंगे तो आपके आरसी उस पे स्टैंप लगा रहता है हाइपोथिकेटेड। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वैसे जो इसका इंटरेस्ट है वो बैंक को, जिसने भी आपको इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया उसके पास ट्रांसफर हुआ हुआ है, लेकिन ये इसको यूज आप कर रहे हैं, तो यही मॉर्टगेज हाइपोथिकेशन होती है। और मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस इन इंडिया। उससे पहले हमें ये जानना है कि आपको ये दो टर्म समझनी होगी। एक होता है मॉर्टगेजर और एक होता है मॉर्टगेजी। तो ये फोटो में आप देख पा रहे हैं कि मॉर्टगेजर होता है जो बोरोअर होता है, यानी जिसने पैसा लिया है अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बदले। और मॉर्टगेजी वो होता है जो लेंडर होता है, यानी जिसने दिया है, जो सेठ कह लो या साहूकार कह लीजिए। हालांकि वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे इसमें बैंक दिखाया गया है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, पर्सनल हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज का क्या होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखी है, लेकिन आपने पर्सनली अपने आप को बाइंड कर लिया, आपने प्रॉमिस किया उसको, जो है अपना मॉर्टगेजी है, कि मैं आपके फला फला डेट को इतने पैसे दूंगा। और अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो जो मॉर्टगेजी है उसके पास ये राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी को बेच के अपना कर्जा चुकता कर सकता है। जितना उसका होगा वो अपने रख लेगा, बाकी मॉर्टगेजर को दे देगा। ये हो गया सिंपल मॉर्टगेज। इसके बाद आता है कंडीशनल मॉर्टगेज। कंडीशनल मॉर्टगेज में क्या होता है कि जो मॉर्टगेजर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी को सेल कर देता है, बेच देता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन जुड़ी होती है कि भैया मैं ये आपसे पैसे चाहिए तो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ आपको, लेकिन फला फला डेट तक, मान लीजिए 1.5 साल के तक या 2 साल के बाद मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। और अगर मैं इस डेट तक ये पैसे वापस नहीं कर पाया तो ये सेल फाइनलाइज मानी जाएगी, ये सेल एक्चुअल में मानी जाएगी कि हो गई है। तब तक एक सेल कंडीशनल है, और अगर उससे पहले मैंने पैसे दे दिए, जो भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये सेल जो है वो वाइड मानी जाएगी और प्रॉपर्टी वापस मॉर्टगेजर को मिल जाएगी। उसके बाद आता है usufructuary मॉर्टगेज। इसमें क्या होता है कि बंदा अपनी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देता है मॉर्टगेजी को, यानी कि जो मॉर्टगेजर है, बोरोअर है, वो लेंडर को प्रॉपर्टी दे देता है। और उसके ऊपर जो भी इनकम आ रही है, जैसे रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब उस प्रॉपर्टी के ऊपर, मान लो मकान है उस पर किराया आ रहा है, वो सब मॉर्टगेजी यानी कि जो लेंडर है वो एंजॉय करता है जब तक प्रॉपर्टी उसके पास है। वो उसको अपने उसमें एडजस्ट करता है, जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है या उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें एडजस्ट करता है। ये होता है usufructuary मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्टगेज उसे कहते हैं जिसमें अपना एक तरह से ये भी कंडीशनल ट्रांसफर होती है कि मैं उस डेट तक आपकी प्रॉपर्टी आप मेरे अपने पास रखिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा तो मैं आपसे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। इसमें सेल नहीं होती, कंडीशनल मॉर्टगेज में सेल होती है। हालांकि बहुत ज्यादा डीप टेक्निकल डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप मोटा मोटा समझिए। तो इसके बाद आता है इक्विटेबल मॉर्टगेज। इसमें क्या होता है कि आप अपने जो प्रॉपर्टी के कागज हैं वो मॉर्टगेजी के पास रख देते हैं, जो टाइटल डीड वगैरह है। इसमें और सिंपल मॉर्टगेज में ये फर्क है कि इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही पर्सनली उसको रख देते हैं। और जो इन सब किसी कैटेगरी में नहीं आता उसको एनोमलस एनोमलस मॉर्टगेज कहते हैं। तो ये हो गए 6 प्रकार के मॉर्टगेज। और भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट मॉर्टगेज है वो आपको बता दिए मैंने। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 21 की लीज क्या होता है। लीज को हिंदी में पट्टा कहते हैं। तो पट्टा ये सेक्शन 105 ऑफ टोपा में डिफाइंड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। इसका ये मतलब है कि आप किसी प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं विदाउट उसकी ओनरशिप लिए, उसको लंबे टाइम तक लीज पे लिया जाता है। और ये स्पेसिफिक, इसका पीरियड स्पेसिफाइड होता है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको लीज कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 22 की एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट एक डिक्लेरेशन होती है जो कि राइटिंग में होती है, और जो पर्सन, कौन उस एफिडेविट को बना सकता है, जो भी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल करता है, वो एफिडेविट भी बना सकता है। और मेड अंडर ओथ होता है, ओथ के अंडर दिया जाता है।
अब आता है क्वेश्चन 23, जिसमें कहते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, आपने प्लीडिंग दाखिल कर दी, क्या आप उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, उसमें दो तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, एक होती है कंपलसरी अमेंडमेंट और एक होती है वॉलंटरी। कंपलसरी अमेंडमेंट वो है जो आपको कोर्ट बोलेगा, भैया कोर्ट बोलेगा जैसा बोलेंगे तो करना ही पड़ेगा, और अगर दूसरी पार्टी बोलेगी तो भी करना पड़ेगा, वो कंपलसरी में आता है। एक होता है वॉलंटरी, आप अपने आप से करते हैं लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लगेगी कोर्ट की। तो उसको जब आप चेंज करते हैं, मान लीजिए उसका कोई पॉइंट छूट गया है या कुछ चेंज करना है आपने, तो वो वॉलंटरी अमेंडमेंट में आता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। क्वेश्चन 24 डील करता है एसेंशियल्स ऑफ अ सूट। अभी हमने बहुत सारे एसेंशियल्स देखे थे अपने, ड्राफ्टिंग के क्या एसेंशियल्स होते हैं, प्लीडिंग का, तो ये सूट के क्या एसेंशियल्स होते हैं। सूट का सबसे पहला एसेंशियल तो ये है कि दो पार्टीज होनी चाहिए, जिसमें कि एटलीस्ट एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट होना चाहिए। उसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। मान लीजिए कोई डिफेंडेंट ही नहीं है, आपने मतलब अब सिंपल भाषा में कॉमन लॉजिक में समझिए, आप इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हवा में लगा रहे हैं, तो कोर्ट उसमें क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट एक प्लेंटिफ होना चाहिए, एक डिफेंडेंट होना चाहिए, और कॉज ऑफ एक्शन भी होना चाहिए। अगर आप यही नहीं बताएंगे कि क्या चीजें हैं, कैसे। दूसरी पॉइंट है कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें कि जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस है, वो सिचुएशन जिसके थ्रू ये सिचुएशन ऐसा पैदा हुई कि आपको कॉज ऑफ एक्शन और सूट लगाना पड़ा, तो उस सबको मेंशन करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट मैटर है कि उसमें क्या राइट आप मांगे, क्योंकि देखिए आप जब सूट लगाएंगे तो आपका कोई राइट का हनन हुआ है, आपका कोई अधिकार का हनन हुआ है, या आपको कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं, तो उस सबको मेंशन करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको रिलीफ क्या चाहिए वो भी क्लेम करना पड़ेगा। आपने बोल दिया कि जज साहब ऐसा ऐसा इसने गलत किया है, लेकिन आप बोले कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर बोले जज साहब बोले कि इसमें कोर्ट क्या करेगा, आप एंजॉय कीजिए। तो रिलीफ क्लेम्ड भी जरूरी है उसमें लिखना। अब आता है लास्ट क्वेश्चन 25, टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन पे बात करें, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं नेट पे, जहाँ बहुत से टीचर जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो किसी वजह से इसको ज्यूरिडिक्शन प्रोनाउंस करते हैं, यानी को एस साइलेंट रखते हैं। मैंने नेट पे भी काफ़ी सर्च किया और मैंने और कई लोगों से बात की, लेकिन मेरे को ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो कि इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन ज्यूरिडिक्शन है। तो इसको ज्यूरिसडिक्शन ही कहते हैं। इंग्लिश, जो ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश, दोनों में सेम है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, तो मैं इसको ज्यूरिसडिक्शन ही बोलूंगा। बाकी जैसा आप ठीक समझे आप बोल सकते हैं इसको। तो ज्यूरिसडिक्शन कितने तरह की होती है? एक होती है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जो मनी से रिलेटेड है, मतलब कोई कोर्ट कितना जुर्माना लगा सकता है या कितने अमाउंट तक के केसेस डिसाइड कर सकता है, उसको पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन होता है कि कोर्ट की अथॉरिटी किस टाइप के केसेस को निपटाने की है, उनको सुनने की है। जैसे मान लीजिए जो क्रिमिनल अपना सिविल कोर्ट्स हैं, वो क्रिमिनल मैटर्स नहीं सुन सकते, तो उनका सब्जेक्ट मैटर नहीं है वो। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है जहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया, जहाँ की जो कुछ भी चीज होती है तो वो उस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसको टेरिटोरियल, टेरिटोरी का मतलब एरिया होता है, जगह होती है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी केसेस होंगे उस कोर्ट के अंडर आएंगे। सॉरी। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन वो होता है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन वहां अगर किसी ने अपील फाइल करनी है तो कौन से कोर्ट में करेंगे, तो वो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है उस कोर्ट की। मान लीजिए सेशन कोर्ट में कुछ मामला हुआ है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो उसका एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होगा उसमें, और हाई कोर्ट से कोई मामला है तो उसका एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में होगा। कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है कि जब एक से ज्यादा कोर्ट सेम केस को हेयर करने की अथॉरिटी रखते हैं, तो उसको कॉन्करेंट कॉन्करेंट में होता है, साइमल्टेनियस ज्यूरिसडिक्शन होता है। एक्सक्लूसिव का आप समझते हैं, एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं, जो किसी और के पास नहीं हो, जैसे कहते हैं यार आपके ये जो आपके कपड़े तो बहुत एक्सक्लूसिव है, तो ऐसी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन वो होता है जो अथॉरिटी किसी और कोर्ट के पास नहीं है, एक्सक्लूसिवली उसी पर्टिकुलर कोर्ट के पास है, तो उसको कहते हैं उसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। और लास्ट आता है स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन, कोई ऐसी अथॉरिटी जो कोर्ट को दी गई है कि स्पेसिफिक टाइप के केसेस आप देखेंगे, जैसे जुवेनाइल केसेस हैं जो, या फिर मान लीजिए कोई है, कोई फैमिली मैटर से रिलेटेड है, तो ऐसा जो होते हैं वो स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो डीपीसी है, ड्राफ्टिंग प्लीड एंड कन्वेंसिंग, ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे सीपीसी आता है, टोपा एक्ट आता है। तो इसमें हम चाह के भी पूरे टॉपिक्स एक बार में कवर करें संभव नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, या जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जितने, या वाइवा में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो
उनका एक सार बना के दिया जिसमें आपको काफ़ी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आप इसको वैसे भी इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में भी मदद मिलेगी और आपको अपने वाइवा में भी मदद मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि अगर कई यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइवा हैं अभी कुछ उनके मंथ्स पड़े हुए हैं आने में उस वाइवा को डेट में, कोशिश करेंगे अगर और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन हुआ तो मैं फिर से लेके आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, पूरी तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक जिनके भी एग्जाम्स हैं। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छाई बुराई, अच्छाई ना भी कीजिए, अगर कोई बुराई है कुछ कमी है तो आप बेशक बेझिझक बताइए ताकि हम कंटिन्यूसली अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकें और नया कंटेंट ला सके। देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।